फिल्म की शुरुआत में हम टैमी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक शिप पर काम करती थी। किसी कारणवश उसकी जॉब छूट चुकी है, लेकिन वो अपने घर कैलिफोर्निया नहीं जाना चाहती और यहीं सी पोर्ट पर ही बोट्स को पेंट करने का काम ढूंढ लेती है। एक दिन बोट्स को पेंट करते टाइम उसकी मुलाकात रिचर्ड नाम के एक व्यक्ति से होती है। रिचर्ड एक नाविक है और सी पोर्ट पर ही बोट्स बनाने का काम करता है। पहली मुलाकात में ही ये दोनों एक दूसरे की तरफ काफ़ी आकर्षित हो जाते हैं। अगले दिन टैमी और रिचर्ड की मुलाकात एक बार फिर होती है, जहाँ रिचर्ड टैमी से डिनर के लिए पूछता है और टैमी हाँ बोल देती है। उसी रात ये दोनों रिचर्ड की बोट पर डिनर के लिए मिलते हैं। टैमी रिचर्ड की बोट को देखकर काफ़ी खुश हो जाती है और रिचर्ड से पूछती है कि ये तुम्हें कहाँ मिली। रिचर्ड कहता है कि ये मैंने खुद बनाई। फिर टैमी रिचर्ड से पूछती है कि तुम समुद्र में कई दिन रहते हो, बोट्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाते हो, तो कैसा लगता है तुम्हें समुद्र के अंदर, वो भी अकेले। रिचर्ड कहता है कि बहुत बेकार, भूख नहीं लगती, काले पड़ जाते हैं, नींद पूरी नहीं होती और फिर समुद्र से चिढ़ हो जाएगी और कुछ दिनों बाद फिर हेल्यूसिनेशन होने लगेगा। मतलब जो चीज़ें हमारे आसपास नहीं होती वो भी हमें दिखाई देने लगेंगी। टैमी कहती है कि फिर तो मज़ा नहीं आता होगा। रिचर्ड कहता है कि काश मज़ा आता। टैमी फिर रिचर्ड से पूछती है कि अगर मज़ा नहीं आता तो ये काम करते क्यों हो। रिचर्ड कहता है कि ये एक एहसास है जिसे शायद मैं शब्दों में बयान नहीं कर पाऊँगा। काफ़ी अच्छा अनदेखा क्षितिज जिसकी खुशी मुझे समय के साथ होती है। फिर रिचर्ड टैमी से पूछता है कि तुम भी एक नाविक हो। टैमी कहती है कि मुझे समुद्र में घूमना पसंद है, पर मुझे नहीं लगता कि मैं अपने आप को नाविक बुला सकती हूँ। रिचर्ड कहता है कि क्या तुम मेरी बोट के साथ घूमना चाहोगी। और अगले दिन ये दोनों रिचर्ड की बोट से घूमने निकल पड़ते हैं, जहाँ ये दोनों खूब मस्ती करते हैं और एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं। एक दिन रिचर्ड और टैमी एक मार्केट से कुछ सब्जियाँ और फल खरीद रहे होते हैं, जहाँ इनकी मुलाकात एक बूढ़े कपल से होती है जो कि रिचर्ड के जानकार होते हैं। रिचर्ड टैमी को उनसे मिलवाता है और ये सभी लोग कॉफ़ी पीने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ वो बूढ़ा कपल रिचर्ड से कहता है कि क्या तुम हमारा एक काम करोगे। रिचर्ड पूछता है क्या। वो बूढ़ा कपल कहता है कि तुम्हें हमारी बोट कैलिफोर्निया से हरजाना छोड़कर आनी होगी और हम तुम्हें इसके लिए $10,000 और वापसी का एक फर्स्ट क्लास ट्रेन टिकट देंगे। रिचर्ड ये ऑफ़र सुनकर काफ़ी खुश हो जाता है। रिचर्ड उनसे पूछता है कि कैलिफोर्निया में कहाँ। वो बूढ़ा कपल कहता है कि सैन डिएगो, जो कि टैमी का घर होता है। रिचर्ड उनसे कहता है कि मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या हमें वापसी के 2 फर्स्ट क्लास ट्रेन टिकट मिल पाएंगे। वो बूढ़ा कपल इसके लिए खुशी खुशी मान जाता है और इन लोगों की डील फाइनल हो जाती है। टैमी सैन डिएगो जाने की बात से थोड़ी परेशान है, क्योंकि सैन डिएगो में उसका घर है और वो अपने घर नहीं जाना चाहती, लेकिन रिचर्ड के समझाने पर वो मान जाती है। और कुछ दिनों बाद वो बूढ़ा कपल टैमी और रिचर्ड को अपनी बोट दिखाता है, जिसे लेकर इन दोनों को कैलिफोर्निया से हरजाना जाना है। वहाँ रिचर्ड उस बूढ़े कपल से पूछता है कि आप लोग ये बोट लेकर खुद क्यों नहीं जा रहे, हम लोगों को इसके लिए क्यों चुना। वो बूढ़ा कपल रिचर्ड और टैमी को बताता है कि हमें अर्जेंटली लंदन जाना है और तुम बहुत अच्छे नाविक हो, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी बोट को तुम कैलिफोर्निया से हरजाना छोड़ कर आओ। ये सफ़र 4000 मील और करीब 1 महीने का होगा और जल्द ही ये दोनों अपने सफ़र पर निकल पड़ते हैं, जहाँ टैमी और रिचर्ड बोट के ऊपर बैठे हुए होते हैं और ढलते हुए सूरज को देख रहे होते हैं। टैमी सूरज को देखकर कहती है कि ये कितना लाल है। रिचर्ड कहता है कि ढलता हुआ सूरज लाल नहीं होता, ढलता हुआ सूरज होता है गुलाबी रंग के अनार जैसा। और दोनों हंस पड़ते हैं। उसी रात बोट पर खाना बनाते हुए टैमी रिचर्ड से पूछती है कि तुम्हारी मॉम कैसे गुजर गई। रिचर्ड टैमी से कहता है कि क्या वाकई तुम्हें जानना चाहती हो। टैमी कहती है कि बताने की ज़रूरत नहीं। रिचर्ड कहता है कि जब मैं 7 साल का था तो उन्होंने फांसी लगा ली। आगे रिचर्ड कहता है कि आपकी ज़िंदगी में पहले मरने वाला इंसान बुरा ही होना चाहिए, आपकी माँ नहीं। फिर रिचर्ड टैमी को बताता है कि मुझे लगता है कि इतने सालों में मैंने उनके बारे में सिर्फ सोचा ही है। टैमी पूछती है कि क्या सोचा है तुमने उनके बारे में। रिचर्ड कहता है कि उनकी आवाज़, जैसे मैं अभी भी उनके साथ बात करता हूँ। उनसे पूछता हूँ कि क्या सही है और क्या गलत। टैमी पूछती है कि अभी तुम्हारी माँ क्या कह रही है। रिचर्ड हंसने लगता है और कहता है कि जो लोग कहते हैं वो सच है, हमें बीवी अपनी माँ जैसी ही चाहिए। तभी रिचर्ड खड़ा होता है और टैमी को प्रपोज करता है और कहता है आई लव यू, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ अपनी सारी ज़िंदगी गुजारूँ। फिर रिचर्ड कहता है विल यू मैरी मी, और टैमी रिचर्ड से हाँ बोल देती है। अगले दिन बोट पर एक चिड़िया उड़कर आ जाती है। टैमी रिचर्ड से पूछती है कि ये यहाँ कैसे आ पहुँची, हमारे आसपास तो चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है, ज़मीन तो कहीं है भी नहीं। रिचर्ड कहता है शायद हवा की वजह से ये यहाँ आ पहुँची होगी। टैमी कहती है कि क्या हमें चिंता करनी चाहिए, कहीं कोई बड़ा तूफान तो हमारी तरफ नहीं बढ़ रहा जिसमें फंस कर ये चिड़िया ज़मीन से इतनी दूर हमारी बोट तक आ पहुँची। रिचर्ड जाकर रेडियो पर पता करता है
तो उसे पता चलता है कि एक बहुत बड़ा तूफान उनकी तरफ बढ़ रहा है और अगर ये लोग उसमें फंस गए तो सब कुछ तबाह हो जाएगा, कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। टैमी कहती है कि क्यों ना हम अपना प्लान बदल ले, हम लोग नॉर्थ से चले जाए और तूफान को जगह दे दे। रिचर्ड कहता है कि चलो ऐसा ही करते हैं, पर हमें देखना होगा सब ठीक रहे, और वो लोग अपना रास्ता बदलने लगते हैं। उसी रात उस भयंकर तूफान से रिचर्ड और टैमी का सामना होता है, जहाँ काफ़ी कोशिश करने के बावजूद भी ये लोग बोट पर अपना कंट्रोल नहीं रख पा रहे थे। तभी रिचर्ड टैमी से कहता है कि हमें वेस्ट जाना होगा, अगर हम उसके ऊपर नहीं जा सकते तो हमें नीचे जाना होगा। तेज़ लहरों ने इनकी बोट को बुरी तरह हिलाकर रख दिया था। रिचर्ड बोट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है और टैमी से कहता है कि तुम नीचे जाओ, लेकिन टैमी मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जाऊंगी। लेकिन रिचर्ड के काफ़ी समझाने के बाद टैमी नीचे जाने के लिए मान जाती है और तभी एक जोर का झटका लगता है जिससे टैमी बोट के अंदर गिर जाती है और रिचर्ड पानी में गिर जाता है। तूफान शांत होने के बाद हम टैमी को देखते हैं जो कि बोट के अंदर बेहोश पड़ी हुई थी और पूरी बोट के अंदर पानी भर चुका था। थोड़ी देर बाद जब टैमी को होश आता है तो वो रिचर्ड को ढूंढने की कोशिश करती है और रिचर्ड को पुकारते हुए बोट के ऊपर आती है, जहां वो देखती है कि उसके चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है और वो बीच समुद्र में बिल्कुल अकेली है। अब वो रेडियो पर बात करने की कोशिश करती है, लेकिन ये सारा सिस्टम तूफान की वजह से ख़राब हो चुका था। इससे टैमी काफ़ी निराश होती है और वो टेलीस्कोप की सहायता से रिचर्ड को समुद्र में ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसे दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं देता। अब धीरे धीरे उसकी मानसिक स्थिति भी खराब होती जा रही थी। बिल्कुल वैसा ही उसके साथ हो रहा था जैसा उसे रिचर्ड ने बताया था कि जब हमें समुद्र में काफ़ी दिन हो जाते हैं तो हमें समुद्र से चिढ़ हो जाती है और फिर हमें हेल्यूसिनेशन होने लगता है। ऐसी चीज़ें भी हमें दिखाई और सुनाई देने लगती है जो हमारे आसपास है ही नहीं। बिल्कुल वैसा ही अब टैमी के साथ हो रहा था। टैमी बार बार रिचर्ड रिचर्ड चिल्ला रही थी और टेलीस्कोप से उसे ढूंढने की कोशिश कर रही थी। तभी उसे दूर एक छोटी सी बोट दिखाई पड़ती है जिस पर रिचर्ड घायल अवस्था में पड़ा हुआ होता है। टैमी रिचर्ड को देखकर काफ़ी खुश हो जाती है और अपनी बोट को स्टार्ट कर रिचर्ड के पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन बोट स्टार्ट नहीं होती क्योंकि उसमें छेद हो गया था और अंदर तक पानी भर गया था। टैमी एक पंप की सहायता से बोट में भर चुके पानी को बाहर निकालती है और जहाँ जहाँ पर बोट में छेद हो गया था उस पर टेप लगा देती है। अब उसकी बोट काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी थी, मतलब अब कम से कम वो इस समुद्र में डूबेगी तो नहीं। अब टैमी जल्दी से अपनी बोट उस दिशा में मोड़ देती है जहाँ उसने रिचर्ड को देखा था। वो जल्दी रिचर्ड के पास पहुँच जाती है और उसे बोट पर ले आती है। रिचर्ड बुरी तरह से घायल था। टैमी उसकी मरहम पट्टी करती है और उसे पीने के लिए पानी और खाना देती है। अब टैमी रिचर्ड को आराम करने के लिए बोलती है। अब खुद ये सोचने लगती है कि वो दोनों इस विशाल समुद्र से कैसे बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि उनके पास ज़्यादा दिन का खाना पानी नहीं बचा था और अगर जल्द ही उन तक मदद नहीं पहुंची तो वो दोनों ही मर जाएंगे। अगले दिन समुद्र में जोरदार बारिश होती है जिससे टैमी और रिचर्ड बेहद खुश होते हैं, क्योंकि उनके लिए अगले कुछ दिनों के लिए पीने के पानी का इंतजाम हो गया था। उनके पास जितने भी बर्तन होते हैं वो उनमें बारिश का पानी जमा कर लेते हैं ताकि वो इनके पीने के काम आ सके। अब उन्हें इस बोट पर 29 दिन हो चुके हैं और एक रात जब ये दोनों सोए हुए होते हैं तो एक बहुत बड़ा शिपिंग के पास से गुजरता है, जिसकी आवाज़ सुनकर टैमी उठ जाती है और बेहद खुश होती है और जोर जोर से हेल्प हेल्प चिल्लाने लगती है और अपनी फ्लेयर गन से कुछ फायर करती है। लेकिन उस शिप का कैप्टन इनको देख नहीं पाता और यहाँ से निकल जाता है, जिससे टैमी काफ़ी निराश होती है और उसे ऐसा लगने लगता है कि जैसे उसे हेल्यूसिनेशन होने लगा है, मतलब जो चीज़ें उसके आसपास है भी नहीं वो भी उसे दिखाई देने लगी है। टैमी जोर जोर से चीखने लगती है कि हम लोग यहीं मर जाएंगे, जिस पर रिचर्ड कहता है कि हाँ शायद। ये सुनकर टैमी कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। रिचर्ड कहता है कि मैं झूठ नहीं बोल सकता, सच्चाई यही है कि हम थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं और अगर हमें जल्दी मदद नहीं मिली तो हम लोग यहीं इस समुद्र में मर जाएंगे। धीरे धीरे अब ये जीने की उम्मीद छोड़ चुके थे, क्योंकि इन्हें इस बोट पर 1 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका था और जैसे जैसे दिन निकलते जा रहे थे इनके ज़िंदा बचने की उम्मीदें भी उतनी ही कम होती जा रही थी। ये बोट पर इनका 33वां दिन था। टैमी बोट के ऊपर बैठी हुई थी और काफ़ी निराश थी। तभी रिचर्ड टैमी से कहता है कि उठ जाओ, तुम्हें यहाँ से ज़िंदा बाहर निकलना है, तुम ऐसे हार नहीं मान सकती। टैमी कहती है कि रिचर्ड अब मैं तुम्हें जाने दूंगी, मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगी। और तभी वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ रिचर्ड नहीं होता। दरअसल रिचर्ड उसके साथ कभी था ही नहीं। रिचर्ड की मौत तो तभी हो गई थी जब उस तूफान में वो पानी के अंदर गिर गया था। अब टैमी को ये एहसास होने लगा था कि उसके साथ बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा उसे रिचर्ड ने बताया था। जब हमें समुद्र में लंबा समय हो जाता है तो हम हेल्यूसिनेशन का शिकार हो जाते हैं। हमें ऐसी चीज़ें भी दिखाई और सुनाई देने लगती है जो हमारे आसपास है ही नहीं। टैमी भी हेल्यूसिनेशन का शिकार हो गई थी। तभी उसे ये एहसास हो रहा था
कि रिचर्ड उसके साथ है, लेकिन ये सब उसका वहम था जो कि हेलुसिनेशन की वजह से हो रहा था। अब टैमी उस समय को याद करती है जब वो और रिचर्ड साथ थे और इससे उसमें थोड़ी हिम्मत आ जाती है। अब वो समुद्र में मछली पकड़ने के लिए कूदती है क्योंकि उसके पास जो भी खाना बचा था वो ख़त्म हो चुका था। धीरे धीरे उसे अब इस बोट पर 41 दिन हो चुके थे और एक दिन टैमी अपनी बोट पर बैठी हुई थी। वो बिल्कुल थक चुकी थी और उसने ज़िंदा रहने की उम्मीदें बिल्कुल छोड़ दी थी। तभी एक चिड़िया उसकी बोट पर आती है। ये वही चिड़िया है जो तूफान आने से पहले उसकी बोट पर आई थी, जिसे देखकर टैमी थोड़ी खुश होती है और उससे कहती है कि तुम फिर आ गई, कहाँ से आई हो तुम। और तभी वो चिड़िया उड़ जाती है। टैमी टेलीस्कोप से उसे जाते हुए देखती है कि तभी उसे एक नेवी का शिप दिखाई देता है, जिसे देखकर टैमी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो अपनी फ्लेयर गन से जल्दी से 3-4 फायर करती है और इस बार टैमी का लक उसका साथ देता है। वो नेवी का शिप टैमी को देख लेता है और इस तरह टैमी की जान बच पाती है। पूरे 41 दिन एक बोट पर बिताने के बाद उसने ज़मीन पर कदम रखा था। इस सफ़र ने उसकी पूरी ज़िंदगी बदल कर ही रख दी। एक तो उसने अपने बॉयफ्रेंड रिचर्ड को इस हादसे में खो दिया, जिसे वो ज़िंदगी भर भुला नहीं पाएगी।